अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो हम ह्यूमन स्केलेटन जो है वो स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने उसकी डिफरेंट पार्ट्स स्टडी किए थे। उसमें वर्टिब्रल कॉलम्स, हेड से हम लोगों ने शुरू किया था, बेसिकली स्कल से, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रेनियम होता है, फेशियल बोन्स होती हैं। फिर उससे हम नीचे आए थे बैकबोन पे, रीढ़ की हड्डी पे, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था कि उसमें 4 कर्वेचर्स होते हैं, 33 वर्टिब्रीज होती हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो आपके पास 7 होती हैं वो नेक रीजन के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 जो है वो आपके पास जो आपका एब्डोमिनल और थोरेसिक पोर्शन होता है उसके अंदर आती हैं। फिर हमारी जो लोअर पोर्शन होता है पेल्विक रीजन उसके अंदर आती हैं, ठीक है, पेल्विस के अंदर, हिप बोन्स के दरमियान में, ठीक है, जहाँ पर हमारे जो लोअर पोर्शन को अपर पोर्शन के साथ जोड़ती हैं। हमने आज जो है वो उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो साइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो मेन एक्सिस था, हेड और बैकबोन। उसके बाद हमारे पास अपेंडिजेस यानी बाजू, टांगें, ठीक है, ये भी मौजूद होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने रिब्स देखी थी, कितनी तरह की होती हैं, कितने पेयर्स होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग कौन सी होती हैं, ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, ठीक है, स्टर्नम क्या होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो शोल्डर है, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल और 4 लिम्स जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि पेल्विक गर्डल यानी लोअर पोर्शन जो है, लेग्स और हिप्स की जो बोन्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो सबसे पहले पेल्विक गर्डल के अंदर आपके पास आते हैं कि उसमें बेसिकली हमारे पास अटैच होता है, ठीक है, लोअर पोर्शन से लेग्स के साथ, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उनको अटैच करता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को और लेग्स को जो है वो बेसिकली ये अटैच कर रहा है। उसके दरमियान का पोर्शन जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, पेल्विक गर्डल कहलाता है, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है कि अटैच करती हैं ये हाइंड लिम्स को यानी लेग्स को टू द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के साथ। इसके अंदर मेन 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं, एक ये कॉक्सल बोन और एक ये कॉक्सल बोन, ठीक है। इन दोनों कॉक्सल बोन्स को जो है वो राइट एंड लेफ़्ट साइड से जो है वो दोनों साइड से वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट पोर्शन सैक्रम और कॉक्साइज से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब एक कॉक्सल बोन के अंदर मज़ीद 3 हड्डियां जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिससे मिलके एक बड़ी हड्डी बनती है हमारे पास, ठीक है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग भी आप कह सकते हैं, वेट बेयरिंग होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपके पास क्या होती हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, आपके पास पूरी बॉडी के अंदर। उसके अलावा हमारे पास पेल्विक गर्डल जो है वो आपके पास पेल्विक रीजन को यानी जो आपका लोअर एब्डोमिनल से नीचे वाला पोर्शन होता है उसे सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और ये 3 मेन मज़ीद बोन से मिल के बना हुआ है। अब वो 3 बोन कौन कौन सी हैं, वो आपके पास हैं इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो आपके पास हैं, बेसिकली नाम क्या है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ये तीनों बोन्स मिल के जो है वो आपके पास क्या बनाती हैं, एक कॉक्सल बोन बनाती है, जबकि आपकी बॉडी में राइट एंड लेफ़्ट साइड पर यानी पेयर ऑफ कॉक्सल बोन्स होता है, ठीक है। अब इलियम जो है वो सबसे बड़ी वाली बोन, फिर ये जो आपको येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ये इशियम होती है, और ये जो पिंक कलर में आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या मौजूद होती हैं, प्यूबिस की बोन कहलाती है। इन दोनों कॉक्सल बोन्स के दरमियान में एक साइड पर तो ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आपस में इन दोनों कॉक्सल बोन्स का जो प्यूबिस की बोन्स होती हैं उनके दरमियान में एक बिल्कुल शॉर्टर सा इलास्टिक बैंड होता है, जो कि जो आपके पास लोअर पोर्शन होता है उसको थोड़ा बहुत ओपन करने में इलास्टिसिटी जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हाइंड लिम्ब। अब इसी हिप की बोन्स के लोअर पोर्शन में जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होती हैं, हाइंड लिम्स यानी लेग्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब एक हाइंड लिम्ब के अंदर, एक लेग के अंदर कौन कौन सी बोन्स मौजूद होती हैं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन अमंग ऑल ऑफ द बोन्स इज प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। जितनी भी बोन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, एक मेच्योर ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। उसमें से हाइंड लिम्ब के अंदर एक फीमर होती है, ठीक है, जो आपके पास लार्जेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसने पूरी बॉडी का वज़न उठाना है, चलने में मदद देनी है, ठीक है। उसके बाद 2 टिबिया होते हैं, ठीक है, और 2 ही जो है वो आपके पास, यानी हम बात करेंगे 2 टिबिया एंड फिब्यूला, यानी 2 बोन्स होती हैं, उनमें से एक टिबिया कहलाती है, ठीक है, और एक जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, फिब्यूला कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा फुट की बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, 7 टार्सल्स होते हैं, 5 मेटाटार्सल्स होते हैं, 14 फ्लैंजेस होती हैं, ठीक है। फीमर जो है वो आपके पास प्रॉक्सिमल बोन है, ठीक है, मेन आपके पास बिल्कुल जो कि आपके पास हिप जॉइंट बनाती है, ठीक है, वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। हमारी लेग्स जो हैं वो रोटेट भी कर सकती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी मूव कर सकती हैं, ठीक है, यानी डिस्टल एंड से जो है वो आपके पास, इस एंड से जो है वो आपके पास ये हिंग जॉइंट बनाती हैं जो सिर्फ मुड़ सकता है
बेंड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा राइट लेफ़्ट रोटेट नहीं कर सकता किसी, ठीक है। डिस्टल एंड पे टिबिया और फिब्यूला जो है वो आपके पास यहाँ पर जॉइंट बनाती हैं, ठीक है, जो कि एंकल भी बनाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम मेटाटार्सल्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कलाई के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं, टार्सल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी जो है वो मेटाटार्सल्स मौजूद होते हैं एंकल के रीजन के अंदर, ठीक है। और वो बेसिकली 5 होते हैं, जबकि रिस्ट के अंदर जो है वो 8 टार्सल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास टार्सल्स मौजूद होते हैं 8 ही, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे कि डिस्टली साइड पर जो है वो आपके पास 5 मेटाटार्सल्स के साथ ये जो आपके पंजा बनाती हैं, ठीक है। एंकल के रीजन के अंदर तो 8 ही टार्सल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे, जिस तरह रिस्ट बोन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। 5 रोज़ जो है वो हमारे पास फ्लेंजेस की होती हैं, ठीक है। और टोज़ जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रीजन जो है ये आपके पास हैं टार्सल्स, जो 8 होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपका जो 5 फिंगर्स के साथ लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, जो पंजा बनाती हैं, उन्हें कहते हैं मेटाटार्सल्स। उन मेटाटार्सल्स के साथ आगे फिंगर्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल बोन्स पे कंसिस्ट करती हैं, उन्होंने हम कहते हैं फ्लेंजेस, ठीक है। आप इन्हें कभी काउंट करें तो ये आपको यहाँ पर 14 ही मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही बोन्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद होती हैं। ये 3 हैं, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये थी हमारे पास हाइंड लिम्स की बोन्स, ठीक है। ओवरऑल अगर हम पूरा ह्यूमन स्केलेटन जो है वो अगर देखना चाहें कि हमारे पास हम लोगों ने आज जो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो स्टडी किया, वो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने देखी हैं। तो स्कल से हमने शुरू किया था। ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, नेज़ल कैविटी होती है, टीथ होते हैं, माउथ होता है, सर्विकल रीजन होता है, क्लेविकल ये बोन होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्कैप्यूला होती है, सुप्रा स्कैप्यूला होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है वो रेडियस होते हैं, अल्ना होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारी एक मेन जो आर्म की बोन होती है ह्यूमरस होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे फ्लेंजेस होते हैं, टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, ठीक है। हैंड्स के अंदर कार्पल्स होते हैं, जबकि फुट के अंदर टार्सल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी हिप बोन आ जाती है, ठीक है, कॉक्सल बोन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास 3 उसके अंदर फर्दर मज़ीद बोन्स होती हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। देन अगेन हमारी वो हाइंड लिम्स के साथ यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, ठीक है, इस जगह पर। और ये आर्म का ये रीजन जो बॉल एंड सॉकेट बनाता है, ठीक है, यानी हर तरफ जो रोटेट कर सकें। आगे हम जॉइंट के टाइप्स देखते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारे स्केलेटन का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इस स्केलेटन के अंदर ज़ाहिर है मॉडिफिकेशन होती है। क्यों मूव कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर मौजूद होते हैं जॉइंट्स, यानी जोड़। अगर हम जॉइंट्स की डेफिनेशन करना चाहें तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर 2 हड्डियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं कि ये स्केलेटन को होल्ड करने में और स्केलेटन को मूव करने में, उसकी मोबिलिटी में हेल्प करती हैं। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे, जोड़ नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी कभी भी मूव नहीं कर सकेगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और हम एक जगह से दूसरी जगह कभी भी इजीली मूव ना कर सकें। हम कोई चीज़ ना पकड़ सकें अगर हमारी फिंगर्स जो हैं वो बेंड ना करें, ठीक है। अगर हमारे नीज़ बेंड नहीं करेंगे तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो कर्वेचर्स नहीं होंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत स्लाइटली मूवेबल के लिए स्पेस नहीं होगी उनके अंदर, तो आपके पास क्या होगा कि आप बेंड नहीं कर पाएंगे, सीधा ही खड़ा रहेंगे बिल्कुल सरिये की तरह, ठीक है। तो उसको जॉइंट्स को हमने क्लासीफाई किया है, बांट दिया है डिफरेंट टाइप्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट की बेस पे उनके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स, जिनके अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि वो मूव कर सकें, ठीक है। ये बेसिकली मौजूद होते हैं आपके स्कल के अंदर, जो क्रेनियम होता है, ठीक है, जिसने दिमाग को कवर किया हुआ है। उनके अंदर किसी किस्म की कोई मोबिलिटी नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई स्लाइटली सा मूव भी वो नहीं कर सकते, ठीक है। एक मेन जो आपके पास स्कल है, उसकी हड्डियाँ ऐसी ही होती हैं कि उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर मौजूद नहीं होती। उसके बाद आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल स्मॉलर आप कह लें कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आते हैं, जिसके हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो बेंड नहीं कर सकती, हम रोल नहीं हो सकते, ठीक है, बिल्कुल गोल नहीं हो सकते, ठीक है, सिर्फ हल्का सा बेंड हो सकते हैं। अगर झटके से ज़्यादा बेंड हो जाएंगे तो उसमें भी फ्रैक्चर आने का चांसेस होते हैं। उसके बाद होते हैं फ्रीली मूवेबल, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है हमारा शोल्डर और ये किसी भी डायरेक्शन में, फ्रंट, बैक, अपर एंड लोअर, इवन रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की आगे से टाइप्स हैं, हिंग जॉइंट है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसे फ्री मूव करते हैं कि इन एवरी डायरेक्शन, जबकि हिंग जॉइंट जो है वो आपके पास सिर्फ
मखसूस डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें आगे, हम इंशाल्लाह इनकी डिटेल देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है जॉइंट की हमारे पास टाइप्स हैं, फाइब्रस जॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जॉइंट जो हैं ये क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे फाइबर्स के ज़रिए जो है वो बोन्स को इकट्ठा करके रखते हैं और इतने जो है वो बारीकी से उनको जोड़ा हुआ होता है कि उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं रहती, ठीक है। जैसे हमने स्कल का जिक्र किया, तो स्कल के जॉइंट्स इमूवेबल क्यों हैं, टीथ हमारे जॉज़ के अंदर फिक्स क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने वो फाइबर्स के ज़रिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। फाइबरस भी हैं और इन्हीं की फाइबरस होने की वजह से ही इमूवेबल भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स ये आपके पास ऐसे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर फ्रिक्शन को कम किया जाता है, ठीक है, और लेकिन उसकी वजह से मूवमेंट इनके अंदर बहुत कम होती है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास के जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी बैकबोन की, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि हमारी बोन्स अपनी जगह नहीं छोड़ती, फ्रीली मूव नहीं कर सकती, बट फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी आप आगे की तरफ बेंड हो सकते हैं, बट पीछे की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो बेंड नहीं हुआ जा सकता, ठीक है। तो किसी एक डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स जो हैं उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जिन जो कवर किए हुए होते हैं, ठीक है। उसे फाइब्रस कैप्सूल का नाम देते हैं, जो उन्हें फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जो उनको फ्रिक्शन से कम रखती हैं और एज अ कुशन एक्ट करती हैं कि जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। उसके अलावा मूवमेंट की बेस पे जब मैंने कहा था कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम उन्हें कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, हिंग जॉइंट्स हैं, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हिंग जॉइंट है वो क्या करता है कि 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे आपकी एल्बो है, नी है, बेंड हो गई, ओपन हो गई, ठीक है। ये जॉइंट जो हैं आपके पास, इसमें जो मसल्स हैं वो अरेंज होते हैं सेम प्लेन के अंदर, यानी जो हमारी कोहनी से नीचे वाला हिस्सा है ना, इसके जो मसल्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में अरेंज है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं काम कर रहे, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक एंड जो है वो हर मसल का जो है वो आपके पास क्या होगा, सेम तरीके से जुड़ा होगा, जबकि ओरिजिन जो है वो आपके पास इनका फिक्स होता है, ठीक है, यानी जहाँ से ये निकल रहे हैं वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इमूवेबल बोन जो है दूसरी साइड पर जो क्या होती है आपके पास एंड ऑफ मसल्स के ऊपर इंसर्शन जो है वो आपके पास जॉइंट का वो भी मौजूद होता है, ठीक है, और वो भी फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन ये मूव कर सकते हैं फिर भी। उसके बाद आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये क्या करते हैं कि इनके अंदर 2 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हिप का जॉइंट है, शोल्डर के जॉइंट हैं, ठीक है, ये आपके पास बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एल्बो में ये हिंग जॉइंट है, ठीक है। आपकी ह्यूमरस और अल्ना जो है वो आपके पास क्या होगा कि ये एक ही तरह से जो है वो आपके पास यहाँ पर मसल्स अटैच हुए हैं। उसके बाद पाइवोट होते हैं कि जो जैसे हमारी कलाई है रोटेट कर सकती है सिर्फ, ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड भी वैसे मूव कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल रोटेट नहीं कर सकती, ठीक है, एक ही एक्सिस के गिर्द घूम सकती है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये क्या करते हैं कि ये बिल्कुल रोटेट कर जाते हैं, ठीक है। आप अपने बाजू को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे स्कैपुला है ह्यूमरस के दरमियान में जो बनता है। अब इतनी सारी हमारे बॉडी के अंदर बोन्स हैं तो ऑटोमेटिकली इनके डिफेक्ट्स आते हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी का कोई मोरा हिल जाता है, ठीक है, या कोई उसके अंदर जैसे आपको अर्थराइटिस के आपने पेशेंट्स देखे होंगे, हड्डियों का नरम हो जाना, भुर जाना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है। ये तो बेसिकली ये तमाम के तमाम जेनेटिकली भी हो सकते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमारी जो स्केलेटन के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि मैंने कहा कि जेनेटिक भी हो सकती हैं, न्यूट्रिशनल भी हो सकती हैं, ठीक है, इंजरी के रिजल्ट में भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जेनेटिक कॉजेज़ देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। उसमें आता है क्लेफ्ट पैलेट, यानी कटा हुआ तालू। आपका जो माउथ का रूफ़ है ना, ठीक है, जिसे हम तालू का नाम देते हैं, ठीक है, जो आपके माउथ का ये आपकी नोज़ है, ये माउथ का इनर पोर्शन है, ये ऊपर वाला रूफ़ है, अगर इसके अंदर कट रह जाए, ओपनिंग रह जाए, जिसमें आपकी बोन्स जो हैं नेज़ल कैविटी की और ओरल कैविटी की वो फ्यूज़ ना हो सकें, ठीक है, उसमें गैप रह जाए और ओरल कैविटी से जो चीज़ खाई जाए वो नेज़ल कैविटी के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। सकिंग बच्चे जैसे जो हैं वो अर्ली लेवल पर जो है वो दूध पीते हैं, तो सकिंग के दौरान जो है वो दूध जा सकता है नेज़ल कैविटी के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपके पास इसमें क्या होता है कि वो फेफड़ों में जा सकता है, इनहेलेशन ऑफ फूड हो सकती है, और एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, यानी फेफड़ों का नमूनिया जो बेसिकली जो है वो सामने आ सकता है, सीवियर केस हो सकता है। उसके बाद एक और जेनेटिक डिजीज़ है माइक्रोसेफेली। माइक्रो मीन स्मॉल एंड सेफेली हेड, स्मॉल हेडेड पोर्स, मतलब इसका कॉमनली अगर मैं बात करूँ, आपने कॉमनली देखे होंगे शहदोला पीर की चूइयाँ जिन्हें कॉमनली कहा जाता है, ठीक है, वो बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसेफेली की, ठीक है। स्मॉल साइज स्कल होता है इनका,
ठीक है, जेनेटिकली ये डिफ़ेक्ट है, ठीक है, जिन जीन्स के अंदर ही ये डिफ़ेक्ट मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा आर्थराइटिस जो है वो हमारे पास 100 डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो जो है उसकी मौजूद हैं। वो डीजेनरेटिव भी है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी भी है, ठीक है, जो डैमेज करती है जॉइंट्स को, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो कॉमनली हमारे पास अकरिंग डिजीज़ है, जेनेटिकली भी आपके पास जो हो सकती है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल भी हैं ये, ठीक है जी। जॉइंट्स को ये कवर कर देते हैं। तो नॉर्मल से छोटा साइज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये माइक्रोसेफेली का केस है, स्मॉल हेडेड चिल्ड्रंस। उसके बाद हार्मोनल कॉजेज़ में आते हैं कि हार्मोन्स, बॉडी के हार्मोन्स जो हमारी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से जो है वो इम्बैलेंस हो तो क्या डिजीज़ सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहले ऑस्टियोप्रोसिस है, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ठीक है, जिसमें बोन रिजॉर्प्शन जो है यानी बोन्स का टूटना ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डेपोजिशन। तो उस केस में क्या होगा कि मैस रिड्यूस हो जाएगा, बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, कम हो जाती हैं, केमिकल कंपोजिशन जो है वो उनकी मेन नॉर्मल से क्या होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना। ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो एजिड वुमेंस के अंदर यानी एज के साथ साथ होती है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल उनका कम होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा तो क्यों ऐसा होगा कि उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि ऑस्टियोप्रोसिस का बाइस बन सकते हैं। उसमें इनसफिशिएंट एक्सरसाइज है, पुअर डाइट जो है जिसमें कैल्शियम ना हो, प्रोटीन्स ना हो, या स्मोकिंग की वजह से भी वो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी ERT, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करेगी, बोन्स के टूटने के अमल को स्लो कर देती है या बिल्कुल स्टॉप कर देती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये नॉर्मल बोन है और ये बोन जो है वो क्या हो गई हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इनमें गैप्स बढ़ गए हैं क्योंकि ये टूटना शुरू हो गई, सॉफ्ट हो गई हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में जो है वो हमारे पास आते हैं, ऑस्टियोकैल्सीमिया है, ठीक है, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास वेट बियरिंग बोन, स्पेशली जहाँ पे वज़न ज़्यादा पड़ता है वो टेढ़ी हो जाती है क्योंकि बोन सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं, ठीक है। कैल्शियम की वजह से, फास्फोरस के सॉल्ट्स कम होने की वजह से, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं है वो मौजूद होती है। रिकेट स्पेशली बच्चों के अंदर होती है जिसमें जो लेग्स हैं वो बोर्ड यानी थोड़ी सी कमान की तरह हो जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास ऊपर ह्यूमरस जो है वो आपके पास मैंड हो गई है, नीज़ के पोर्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होते, तो इसको कैल्शियम डाइट के ज़रिए या विटामिन D के ज़रिए रिकवर किया जा सकता है, ठीक है, या फोर्टिफाइड मिल्क आर्टिफिशली जो है जिसमें विटामिन D मौजूद हो वो दिया जा सकता है या डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करके। उसके अलावा हमारे पास एक और डिजीज़ है डिस्क स्लिप, ठीक है। अब डिस्क के अंदर जो है हमारे पास बेसिकली रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, इसको हम डिटेल से देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक डिटेल में डिज़ीज़ हम स्मॉल सी देख लेते हैं कि स्पॉन्डिलोलाइसिस है। ये वो डिज़ीज़ है जिसमें आपकी बोन्स मूव ही नहीं करती, जैम हो जाती हैं, ठीक है, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है, इमोबिलिटी हो जाती है, वर्टिब्रल जॉइंट्स जैसे फॉर एग्जांपल रीढ़ की हड्डी। शियाटिका जो है उसको कॉमनली कहते हैं अरकुन निसा का दर्द, यानी एक टांग में जो दर्द होता है, ठीक है। इंजरी होती है शियाटिक नर्व की जो लेग को सप्लाई कर रही है ब्लड नर्व इम्पल्सिस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्टैबिंग होती है, अचानक से दर्द होती है, ठीक है, जो कि आपके बटक से लेके लेग के जो नीज़ के अपर पोर्शन तक जो है वो एकदम से जाती है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट हो सकता है कि मे बी प्रॉक्सिमल जो शेक्टिक नर्व है वो दब गई हो, ठीक है, गिरने से, या रीढ़ की हड्डी जो है वो अगर उसका कोई मोरा हिल गया तो उसका वो उसके दरमियान में आके दब गई है, ठीक है, या आपके पास कोई इंजेक्शन बटक में गलत लग गया है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि ठीक से मरीज़ चल नहीं सकता, नर्व रूट इंजर हो सकती है, और अगर ज़्यादा सीवियर हो तो मे बी लेग्स जो है वो बिल्कुल क्या ना करें, काम ही ना करें। रिकवरी जो है वो इसमें बेसिकली क्या होती है, या तो स्लो होती है या इनकम्प्लीट होती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपका बटक का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से जो है वो आपके पास ये नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक शियाटिक नर्व है। अगर ये प्रेस हो जाए किसी भी पोर्शन से या यहाँ से कोई मोरा हिल जाए, ठीक है, सैक्रम में, कोक्साइस में, ठीक है, उसकी वजह से अगर ये दब जाए, ठीक है, तो नर्व इम्पल्स आगे ठीक ट्रांसफ़र नहीं होगी, अचानक से दर्द होती है, ठीक है, और इसे कॉमनली अरकुन निसा का दर्द या दर्द अरकुन निसा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग जो हमारे पास आर्थराइटिस है, एक्यूट आर्थराइटिस है, उसकी टाइप्स हैं, ठीक है, और मेन डिस्क स्लिप है जो आपके पास है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।